आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आता है लोगरिथम। लोगरिथम में देखो ये यहाँ पे नंबर लिखा जाता है, ये बेस लिखा जाता है, और आपको पता log x बेस ई को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना 2.303 log x बेस 10 हो जाएगा इक्वल टू log x बेस ई के। ठीक, अब ये देखो ये तीन फॉर्मूले हैं, पहला दूसरा और तीसरा, ये याद करने हैं। log x की पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log x, और log x इंटू y को log x प्लस y, और log x अपॉन y को log x माइनस log y। बस इतना याद करो, यही काम आएंगे। नेक्स्ट, अब यहां देखो log 1 कितना होता है बेस 10 में 0, log 2 0.3, log 3 0.48, log 4 नहीं log 5 0.7, log 6 नहीं log 7 याद करो 0.85, log 10 1, और log 1.04। अरे log 11 की वैल्यू 1.04 होती है। ठीक, अगर log x आपको बेस 10 दिया, x ग्रेटर देन 1 है तो log की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x लेस देन 1 है तो नेगेटिव आएगी, और log x इक्वल टू 1 है तो log 1 0 हो जाएगा। कर लेंगे ये वैल्यू याद। फिर इसके बाद अब जैसे log 4 चेक करना आपको, इसको लिख दो 2 की पावर 2 तो 2 log 2 हो जाएगा, log 2 की वैल्यू आपको याद है। ऐसे ही log 6 को log 2 इंटू 3 तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। log 8 को log 2 की पावर 3 यानी 3 log 2 लिख दोगे। log 9 को 3 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 2 log 3। कर लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अब जैसे log 100 10 की पावर 2 हो जाएगा तो 2 log 10 हो जाएगा, 2 log 10,000 4 हो जाएगा, 1 लाख 5 हो जाएगा, और 10 लाख तो 10 की पावर 6 है 6 हो जाएगा। तो ऐसे जब आपको ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये लिख के दे log 1820 log 1820 तो उसको इजी सोल्व करने के लिए log 2000, जैसे मैंने लिखा log 73 75 76 log 70 मान लो इसको, और 70 अच्छा लग रहा है log 80 मान लो, तब भी सही आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक, जैसे ये देखो ये लिख रखा है मैंने log 87,563, मैंने 87,563 को 1 लाख मान लिया। ऐसे ही इधर करेंगे, कर लोगे? अब log 0.1 है 10 की पावर -1 यानी -1 इंटू log 10 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -4 तो -4 आ जाएगा। कर लोगे ऐसे? अब जैसे ये 1.74 दे दिया तो इसको ना टेंशन नहीं लेना, 1.7 को 2 मान लो यार, 1.7 इंटू 10 की पावर -5 है ना, तो log 2 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा। log 2 प्लस 10 की पावर -5, log 2 होता 0.3, ये -5 -4.7 आ जाएगा। तो ऐसे कर देना। ये देखो कितना बड़ा नंबर है, मैंने इसको सीधा 7.3 इंटू 10 की पावर 9 मान लिया, और log 7.3 को भी log 7 मान लो, log 7 प्लस 10 की पावर 9, हाँ तो 9, हाँ सीधा एक काम करो ना, log 10 की पावर 10 मान लो इसको, तो आंसर कितना आएगा 10। यहां सोल्व करने से कितना आ रहा है 9.85, 0.15 का डिफरेंस आएगा। तो पूरा मान लिया करो। कोई आपको बोल दे log 43,000, उसको log 40,000 लिख दो। कर दोगे? नेक्स्ट, एंटी लॉग जब लेते हैं log 2 होता है 0.3, एंटी लॉग लिया बोथ साइड, इस तरफ log से एंटी लॉग कट गया, एंटी लॉग ऑफ 0.3 मींस 2 होता है। ठीक, और इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे log x बेस e इक्वल टू n है ना, तो x इज इक्वल टू होता है e की पावर n, यानी जो बेस है उसके सामने पावर में चला जाएगा, सामने जो लिखा है log x बेस 10 है इक्वल टू m, x इक्वल टू 10 की पावर m। तो यहां पे अगर मैं ये लिखूं log 2 बेस 10 को क्या लिख सकते हो 0.3 इक्वल टू, तो 2 इक्वल टू 10 की पावर 0.3, यानी 10 की पावर 0 है तो 1 होता है, पता है 10 की पावर 0.3, 2 10 की पावर 0.48, 3 10 की पावर 0.6, 4 10 की पावर 0.7, 5 10 की पावर 0.78, 6 10 की पावर 0.84, 10 की पावर 0.98, 10 की पावर 0.94, 9 10 की पावर 1, 10। कर लोगे? अब ऐसी एंटी लॉग लेना आपको, एंटी लॉग ऑफ 0.3 क्या लिख दोगे इसको, 10 की पावर 0.3 है 2 हो गया, एंटी लॉग ऑफ 0.85 10 की पावर 0.8 हो गया, एंटी लॉग ऑफ 1.3 10 की पावर 1.3 हो जाएगा। ठीक, और इसको लिखो फिर 10 की पावर 1 प्लस 0.3, तो 10 इंटू 10 की पावर 0.3 ये हो गया 2। जैसे अब ये है 10 की पावर 3.85 है, तो 10 की पावर 3.85, 10 की पावर 3 प्लस 0.85, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 0.85, क्योंकि 10 की पावर x प्लस y क्या होता है 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y। कर लोगे ऐसे? ये 10 की पावर 0.85 होता है 7 इंटू 10 की पावर 3 7000 हो गया। अब ऐसे ही 3.15 आ गया, तो 3.15 को आप क्या लिखो, या तो लिखो 10 की पावर 3 प्लस 0.15, लेकिन 10 की पावर 0.15 आपको पता नहीं है, तो आप एक काम करो इसको ऐसे लिख दो 10 की पावर 4 माइनस 0.85, यह भी तो 3.15 होगा, तो इसको लिखोगे 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 0.85, तो 10 की पावर 4 रह गया, ये नीचे जाएगा, नीचे जाके पॉजिटिव, तो 1/10 की पावर 0.85 है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा 7, 1/7 इंटू 10 की पावर
4, उसको सोल्व कर दोगे, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद एंटीलॉग ऑफ -1 10 की पावर -1, -4 का 10 की पावर -4, अब -3.7 है तो 10 की पावर -3.7, 10 की पावर -4 प्लस 0.3 लिख दो इसको, 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 0.3, ये कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -4। सारे एग्जाम्पल ऐसे ही है, कर दोगे क्या? बाकी मैं आपको ना उसमें सिखा दूंगा। अब आ जाओ एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, जो H+ डोनेट करेगा एक्वस मीडियम में, पानी में जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा, और पानी में जो OH- देगा वो बेस कहलाएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस देख लो। वीक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, HiO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, या ये कार्बोनिक एसिड है, वो आपका H2CO3 और HCN आ गया, HNO2, दीज आर वीक एसिड। HF भी वीक एसिड होता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? फर्स्ट डे और सेकंड डे के सारे हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्सेप्ट BeOH ट्वाइस, क्योंकि बेरिलियम वाला एम्फोटेरिक होता है। बाकी ये NH4OH हो गया, या आपके P ब्लॉक की और D ब्लॉक की मेटल्स होती है, वो वीक बेस बनाती है। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी? वाटर न्यूट्रल है, और इसके अकॉर्डिंग देखा गया जब ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल को पानी में डाला जाता है वो एसिडिक H+ कंटेनिंग कंपाउंड बनाती है, तो दे आर एसिड। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक। इनमें पानी डाल के देख लो। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आएगा ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। एसिड विच डोनेट H+ इज कॉल्ड एसिड। ये सारे H+ दे सकते हैं। H+ कौन दे सकता है? जब हाइड्रोजन हैलोजन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, सल्फर से जुड़ा है, कार्बन sp से जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, दे कैन गिव H+, सो दे आर ऑल आर ब्रोंस्टेड एसिड। और जो H+ एक्सेप्ट करेगा दैट इज ब्रोंस्टेड बेस। कौन करेगा? जिसके पास या तो लोन पेयर है या एनायन है, वो सारे क्या हो जाएंगे? ब्रोंस्टेड बेस हो जाएंगे। अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? इनमें एक H+ का डिफरेंस होता है, जिसके पास एक H+ ज्यादा है वो कंजुगेट एसिड है, जिसके पास एक H+ कम है वो उसका कंजुगेट बेस है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब इन क्वेश्चंस में आ जाओ। H2O ने यहाँ पे H+ एक्सेप्ट किया तो ये बेस का काम करेगा, क्योंकि H+ एक्सेप्ट किया। HCl ने H+ दिया, ये एसिड का काम करेगा। तो HCl एक H+ देके कंजुगेट बेस बनाएगा Cl-, और वाटर H+ एक्सेप्ट करके H3O+ बनाएगा कंजुगेट बेस। अब H2O देखो NH3 के साथ ये अब H+ देगा और OH- बनाएगा कंजुगेट बेस, तो वाटर हो गया यहाँ पे एसिड। NH3 वाटर से H+ ले रहा है तो ये करेगा बेस का काम, और NH4+ कंजुगेट एसिड बनाएगा। अब यहाँ पे वाटर ही वाटर को H+ दे रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल ले रहा है, जो लेगा वो बेस और जो देगा वो एसिड। कर लोगे? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्पीसीज जो H+ डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड कंजुगेट, दे वर्क एज ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस। जैसे वाटर है, ये H+ दे भी सकता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है। अगर H+ रिलीज करेगा, इसका एक H+ कम कर दो, कंजुगेट बेस बन जाएगा। एक H+ दे दो इसको, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। कर लोगे ऐसे ही सबके? इधर देख लो, वाटर ने H+ लिया तो कंजुगेट एसिड बना, दिया तो बेस बना। OH- ने एक H+ देके ऑक्साइड आयन बनाया बेस, और एक H+ लेके एसिड बना। सारे एग्जांपल ऐसे हैं, और इनसे बाहर एग्जामिनर आपसे NCERT से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। NCERT में ये सारे एग्जांपल, जैसे NH2- है, ये वाला देखो, इसको एक H+ जोड़ दो, NH3 कंजुगेट एसिड, इसमें से एक H+ कम कर दो, NH2-, ये क्या हो गया? बेस। ये वाला देख लो, HPO4 2-, इसको एक H+ दो, H2PO4- कंजुगेट एसिड, इसके पास से एक H+ निकाल लो, फॉस्फेट, क्या हो गया? कंजुगेट बेस। HCO3- है, एक H+ दे दो इसको, H2CO3 कंजुगेट एसिड, एक H+ निकाल दो, कंजुगेट बेस। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज ब्रोंस्टेड एसिड ओनली, जो सिर्फ एसिड का काम करे, यानी जो H+ एक्सेप्ट ना करे, सिर्फ H+ दे। ये H+ ले सकता है, बेस हो गया, ये भी H+ ले सकता है, ये भी ले सकता है। ठीक, तो ये तो बेस का भी काम कर रहे हैं, और ये दोनों तो बेस का काम करें, क्योंकि ये सिर्फ H+ ले सकते हैं, और ये क्या कर रहा है? H+ दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों का काम करेगा। NH4+ के पास एक ही ऑप्शन हो, H+ दे सकता है सिर्फ, सो इट इज ओनली ब्रोंस्टेड एसिड। नेक्स्ट, ओनली ब्रोंस्टेड बेस, जो H+ तो ले लेकिन देने की हिम्मत नहीं है, तो क्या होगा? H2PO2- जो है, इसके पास एक H+ था, वो पहले H3PO2 ने पहले ही रिलीज कर रखा है, ये एनायन बन गया, ये सिर्फ H+ लेगा, ये दे नहीं सकता आप। ठीक,
तो ये क्या करेगा, बेस का काम करेगा ओनली, और ये दोनों का कर सकते हैं, ये एसिड का करेगा ओनली। कर लोगे ऐसे? स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक, और वीक का स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कंजुगेट एसिड, और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। ठीक, ये मैंने लिख के दिखा रखा है एग्जांपल। HCl का Cl माइनस क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cl माइनस उसका वीक कंजुगेट बेस, HCN वीक एसिड है, Cn माइनस उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ऐसे ही NH4OH, ये NH4 प्लस देगा, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, OH माइनस का ये वीक कंजुगेट एसिड है। कर लोगे? अब ये बेशक आप छोड़ दो, ये क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको करवाया। कभी आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HClO4 H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग होता है, और H2SO4 HNO3 से भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये ध्यान रख लो। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अच्छा, इसका मतलब ये है H2SO4 HClO4 के साथ किसका काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके कंपैरिजन में बेस। H2SO4 के साथ HNO3 बेस का काम करेगा। ठीक, अब ये पहले ही करा चुका हूं, इसमें +1, इसमें +3 +5, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही, फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही, याद करना था पीके वैल्यू से। ठीक, लास्ट लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, जो H+ को, सॉरी, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। कैटायन हो सकते हैं H+, R+, Cl+, Br+, NO2+ वगैरह। ठीक, Mg2+ एल्यूमिनियम 3+ Bc में आएंगे। लेकिन H3O+ NH4+, ये दोनों ऐसे कैटायन है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये फर्दर लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सो दे विल नॉट वर्क एज लुईस एसिड। सिमिलरली जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होता है, इन कैटायंस का साइज बड़ा होता है, इनकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये फर्स्ट के जो कैटायंस है ये लुईस एसिड का काम नहीं करते हैं। लिथियम प्लस कर सकता है, साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, लेकिन ये नहीं करते। ये थोड़ा सा ना तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, न्यूट्रल कौन है, न्यूट्रल में कौन से आ जाएंगे, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, BF2, BCl3, AlCl3 वगैरह आ गए, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इनका तो ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट था, जैसे SnCl4, PbCl4, SiCl4, SbF5 वगैरह, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी ये लुईस एसिड क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक, नेक्स्ट, ये पोलर पाई बॉन्ड वाले CO2 SO3, जिनमें पोलर पाई बॉन्ड होता है, वो भी लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। लुईस बेस जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, एनायन हो गए एक तो, H-, R-, Cl-, सब एनायन। लोन पेयर कंटेनिंग हो गए, वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल है, इथर है, सब। ठीक, और नॉन पोलर पाई बॉन्ड एल्कीन अल्काइन हो जाएंगे। कर लेंगे भाई। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है कि एक एसिड कितने H+ आयन देगा, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी, यानी n फैक्टर ऑफ एसिड। HCl, HNO3, HClO4 सबका 1 है, H2SO4, H2CO3, H2SO3 सबका 2 है, H3PO2 का 1 है, H3PO3 का 2 है, H3PO4 का 3 है। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इधर। ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है, जिसको बोरिक एसिड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला H3BO3 होता है, BOS थ्राइस भी लिख देते हैं, वो क्या है, वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड, यानी एक H+ देगा, और जो H+ देते हैं वो आर्सेनिक एसिड कहलाते हैं। लेकिन जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो एक H+ देता है, फिर भी आर्सेनिक एसिड नहीं है, बल्कि ये लुईस एसिड है, क्योंकि ये खुद का H+ नहीं देता, बल्कि वाटर से OH- एक्सेप्ट करके सॉल्यूशन में वाटर का ही H+ रिलीज करता है, जैसा कि आपके सामने रिएक्शन में लिखा है। तो हमेशा ध्यान रखो, बोरिक एसिड इज ए लुईस एसिड, इट इज नॉट एन आर्सेनिक एसिड, बिकॉज इट एक्सेप्ट OH- आयन फ्रॉम वाटर एंड रिलीज H+ आयन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लोगे? IIT एडवांस में आया। नेक्स्ट, ये वीक एसिड है H2CO3, ये 2 बार डिसोसिएट होगा, पहले एक H+ आयन देगा, दूसरा H+ आयन देगा। तो इसके लिए पहला H+ आयन दिया, Ka1 लिखा, फिर Ka2 लिखा, फिर दोनों H+ आयन, दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया, इसने 2H+ कार्बोनेट आयन दिया, इसका ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिख दिया। तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आएगा Ka, दैट विल बी इक्वल टू Ka1 into Ka2, क्योंकि दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और इनका नेगेटिव लॉग ले लेंगे, तो नेगेटिव लॉग लेने से क्या आ जाएगा, Pk इज इक्वल टू Pka1 प्लस Pka2। और कोई भी एसिड हो, जब वो अपना पहला H+ देता है, वो ज्यादा एसिडिक होता है, यानी Ka1 हमेशा क्या होगा, Ka2 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, नेक्स्ट, अगर कोई, जैसे अब ये ट्राइबेसिक एसिड हो गया, ये 3 H+ दे रहा है, तो इसका Ka1, Ka2, Ka3, तो ओवरऑल K क्या लिख देंगे, K1 into Ka3, और Pk इक्वल टू Pk1 प्लस Pk2 प्लस Pk3। नेक्स्ट, बेस की एसिडिटी होती है, कितने OH- दे सकता है, वो उसकी एसिडिटी है, NaOH, KOH, RbOH, ये सब एक देंगे,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, BOH2, ZnOH2, ये 2 देंगे, इनकी बेसिक एसिडिटी 2 है, LH3 3 देगा। अब जैसे आपने उसमें किया था ना, इसमें क्या होगा, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक। मोनो एसिडिक मतलब जो एक OH माइनस देगा, डाई एसिडिक जो 2 OH माइनस देगा, 3 देगा ट्राई एसिडिक। तो अब ये जैसे COH2 है तो ये दो बार OH माइनस देगा, तो Kb1 लिखेंगे इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और Kb1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb2 सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। दोनों रिएक्शन को जोड़ दोगे, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb इक्वल टू Kb1 इंटू Kb2, और इसको नेगेटिव लोग ले लोगे, Pkb इक्वल टू Pkb1 प्लस Pkb2। इसके बाद आपने पढ़ा सब्सटेंस, 2 टाइप के कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, नॉन कंडक्टर नहीं करते हैं। ग्लास है, वुड है ना, प्लास्टिक है, नॉन मेटल्स है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, कंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइट। मेटालिक क्या है, इनमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। और इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक। स्ट्रॉन्ग जिनमें अल्फा 1 है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, या सोल्ट्स हो गए। और वीक जिनमें अल्फा लेस देन 1 है, जो पूरा डिसोसिएट नहीं होते, जैसे वीक एसिड, वीक बेस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स। ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग डीओडी कौन सा है, एक तो खुद इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा 1 होता है, वीक का लेस देन 1 होता है। दूसरा, आप इलेक्ट्रोलाइट को किस पार्टिकुलर सोलवेंट में डिसोल्व कर रहे हैं, जिस सोलवेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, उसका उसमें अल्फा ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे अल्फा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घटेगा, तो डिसोसिएशन ऑफ ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट इन दैट सोलवेंट विल डिक्रीज। ठीक, डाइल्यूशन, एज डाइल्यूशन इंक्रीज डीओडी इंक्रीज। पानी मिलाते जाओ, ज्यादा डिसोल्यूशन होता जाएगा सोल्ट का। टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द डिसोसिएशन प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कॉमन आयन इफेक्ट। एसिटिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली डिसोसिएट होगा एसीटेट और H+ आयन में। अब इस एसिटिक एसिड में अगर हम सोडियम एसीटेट डाल दें, या दूसरे केस में HCl डाल दें, तो क्या होगा, पहले केस की अगर बात करें, यहां पे एसीटेट आयन, अब सोडियम एसीटेट भी क्या देगा, एसीटेट आयन। ये कॉमन आयन हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप देखो इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम विल मूव बैकवर्ड। तो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहां पे देखो, यहां पे H+ आयन कॉमन हो गया, तो H+ आयन भी तो एक प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज। तो जब भी कॉमन आयन आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा। वही अगर ओड आयन आ गया, यानी ऐसा आयन आ गया जो उनमें से एक को खत्म कर रहा है, जो एक के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे एसिटिक एसिड में अगर NaOH डाल दो, तो H+ को कौन न्यूट्रलाइज करने लग जाता है, OH-, तो एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम मूव फॉरवर्ड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीज। बोलो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट, अब ये है आर्निश कॉन्सेप्ट, ये कुछ नहीं, इसमें तो पता क्या कहता है ये, मतलब भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा डिसोसिएट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, सब जानते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डालोगे 100% डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ तो अनडिसोसिएटेड पार्ट रहेगा, कुछ डिसोसिएटेड। डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तीसरा बोल रहा है कि जो आपका सोल्ट जो है, उस पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सेम होगा। अरे तो सबको ही होता है, लेकिन आयंस कैटायन और एनायन सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि जैसे NaCl में दोनों पे +1 और -1 चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम हो गया 1 1, कैटायन 1 एनायन 1, सेम नंबर ऑफ आयन है। इसमें देखो BaCl2, इस पे टोटल +2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, कैटायन एनायन के चार्ज का 2 2, लेकिन कैटायन 1 एनायन 2, तो कैटायन एनायन सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। नेक्स्ट, ओल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, एज डाइल्यूशन इंक्रीज अल्फा इंक्रीज। कैसे प्रूव करेंगे, ये हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए, डिसोसिएट होगा A+ और B- में, तो C में से X डिसोसिएट हुआ, ये X बनेगा, ये X बनेगा। अल्फा क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट, X/C, X = C अल्फा, तो C में से C गया, C गया बना और C बना। तो K डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय AB, इनकी वैल्यू पुट कर दो, C × C × C × 1 - अल्फा, C से C कैंसिल, K = C α² / 1 - अल्फा। अल्फा जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेस देन 1 होता है, सो 1 - अल्फा को 1 मान लेंगे, K = C α² आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना सीधा, अल्फा = अंडर द रूट K/C। K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर एसिड दिया होगा तो वहां पे K लिखा होगा,
और बेस लिखा होगा तो के भी लिखा होगा, और सी इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे एसिड है चाहे बेस है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कर दोगे भाई? ठीक। अब देखो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, और कंसंट्रेशन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे n बाई वी करोगे तो v का स्क्वायर रूट ऑफ v ऊपर जाएगा, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v, यानी एज डाइल्यूशन इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज अल्फा इंक्रीज। हो गया ना प्रूव ऊपर वाली बात। और अल्फा के और सी कैलकुलेट करने के लिए हम मोस्ट वांटेड लॉ को यूज कर रहे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, 0.2 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है, उसका K दे दिया, तो सीधा फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया अभी अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट K अपॉन C, तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक, अल्फा 3% आ गया। H प्लस की कंसंट्रेशन पूछिए, C इंटू अल्फा कर दो, C 0.2 है, अल्फा आपके पास ये है, कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कैलकुलेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना तो मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, एसिटिक एसिड की H प्लस की कंसंट्रेशन दे दी, K दे दिया, और बोल रहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करो। तो आपने फॉर्मूला बनाया K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आएगा। तो यहां से आपने ये 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया, अल्फा लेस देन 1 लेके, तो K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा इंटू अल्फा लिख लोगे इसको। सी अल्फा क्या होता है? H प्लस की कंसंट्रेशन, वो आपको दी है अल्फा इक्वल टू K अपॉन H प्लस, वैल्यू पुट करी तो 26 अपॉन 15 यानी 1.7 आ गया, लेकिन अल्फा 1 से ग्रेटर नहीं आ सकता, यानी ये अजम्पशन हमारा गलत था, यानी अल्फा छोटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा जो है, 1 माइनस अल्फा को इग्नोर नहीं करेंगे, इसको लिख लेंगे अल्फा इंटू सी अल्फा, तो सी अल्फा को H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा K अपॉन H प्लस, तो ये वैल्यू आई, तो इसको सोल्व करेंगे, अल्फा 0.63 आएगा, 63% आएगा। समझ आया कि नहीं? तो अल्फा बड़ा आ रहा है। ठीक, सी अल्फा इक्वल टू H प्लस है, तो C इक्वल टू H प्लस अपॉन अल्फा, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? देखो भाई, पीएच स्केल, पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हम लिखते हैं H प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन कितना होता है? 10 की पावर माइनस 14, ये रूम टेम्परेचर पे है। अगर बोथ साइड नेगेटिव लॉग ले लें, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, जो कि पीएच होता है, प्लस माइनस ऑफ लॉग OH माइनस OH की कंसंट्रेशन, तो POH हो जाएगा, पीएच प्लस POH, और ये आ जाएगा 14। कर लेंगे। अब ये स्केल बनाते हैं हम 7 पे, क्या माना जाता है? न्यूट्रल, 7 से कम अगर पीएच एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक, ये सब जानते हो। तो 7 से जितनी कम होती जाएगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पे ये वीक बेस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सॉरी ये वीक एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और 7 से जितनी बढ़ेगी उतना बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। कर लोगे? अब देखो यहाँ पे हम जब भी H प्लस की कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले में रखते हैं, हम नॉर्मल में रखते हैं। क्यों नॉर्मल में रखते हैं? क्योंकि HCl तो एक H प्लस देगा, HCl पूरा डिसोसिएट होगा, जितनी HCl की कंसंट्रेशन उतनी H प्लस की। लेकिन अगर H2SO4 है ना, तो वो 2 H प्लस देगा, यानी जितने H2SO4 की कंसंट्रेशन थी ना, वहां पे डबल मिलेगी आपको। मान लीजिए 1 मोलर H2SO4 दिया है, तो आपको कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी? 2 मोलर मिल जाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? समझा? तो यहाँ पे जब भी आप H प्लस की कंसंट्रेशन लिखे, नॉर्मलिटी में लिखे, और नॉर्मलिटी आपको पता है क्या होता है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? तो अब ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन का दे रखा है, ध्यान ये रखना, मोलरिटी में दिया तभी नॉर्मलिटी में फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी की नॉर्मलिटी दे रही है, वो एज इट इज लिख देंगे, बस पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस करते चलेंगे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? ठीक, अब जैसे यहाँ पे 10 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन दे दिया था मैंने, तो इसकी पीएच नेगेटिव में आ गई, आ सकती है, क्या दिक्कत है? क्या पीएच 0 हो सकती है किसी की? क्या किसी सॉल्यूशन की पीएच 0 हो सकती है? अरे क्यों नहीं हो सकती? लिखो क्वेश्चन, फाइंड पीएच ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। करो, फाइंड पीएच ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। नहीं हो सकती जी? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नहीं, अरे 1 मोलर HCl की पीएच कितनी आई? कितनी आई? 0 आ गई ना, H प्लस की कंसंट्रेशन 1 है। ठीक, log 1 0 हो जाएगा। तो ये बेस के लिए है, बेस में भी वैसा ही, नॉर्मलिटी में दिया तो एज इट इज रखो, अगर मोलरिटी में दिया है तो उसका n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पहले नॉर्मलिटी में OH की कंसंट्रेशन लाओ। नेक्स्ट, फिर अगर आपको pH दी है और उससे H प्लस की कंसंट्रेशन, तो यहां से हम लिखते हैं pH इक्वल टू माइनस ऑफ log H प्लस, log H प्लस इक्वल टू माइनस ऑफ pH हो जाएगा। तो अब एंटी लॉग लेंगे तो H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH हो जाएगा। सिमिलरली OH की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर माइनस POH। तो अब आपको ये pH दे रखा है 3, तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3, pH दिया 2.7, ये 10 की पावर माइनस 2.7, तो ये ऐसे आ जाएंगे। ये मैंने आपको सिखाई रखा है, इसको कैसे तोड़ दोगे, 10 की पावर माइनस 3 प्लस 0.3, तो 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 0.3, तो 10 की पावर 0.3 होता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ऐसे ही करने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टफ तो नहीं है, प्रैक्टिस के लिए बस ये।
ये POH दे दिया 2, तो OH की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 आ गया। एक तो आप ऐसे कर सकते हो H प्लस इंटू OH कितना होता है 10 की पावर -14, इसकी आ गई तो वहां से H प्लस की आ जाएगी। या ऐसे करो POH से PH लिखी 14 माइनस POH करके, तो कितना आया 12 आ गया, H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -12। कर लोगे ऐसे ही सारे क्वेश्चन, टफ तो नहीं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड लो। अगर हमें वीक मोनो बेसिक एसिड कैलकुलेट करनी, मोनो बेसिक एसिड होता है जो 1 H प्लस दे, डाई बेसिक होता है जो 2 H प्लस दे, ट्राई बेसिक होता है जो 3 H प्लस दे। अब मान लीजिए HA क्या है, वीक मोनो बेसिक एसिड है, तो हम इसको पार्शियली डिसोसिएट करेंगे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो C में से C अल्फा टूटेगा, H प्लस C अल्फा बनेगा, A माइनस C अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन A माइनस की और H डिवाइड बाई HA की, तो ये C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल। अब अल्फा कम होगा वीक एसिड के लिए, तो 1 माइनस अल्फा को लगभग 1 मान लें, क्योंकि अल्फा इज वेरी लेस देन 1, क्योंकि अल्फा कितना होता है वीक एसिड का 2%, 5%, 10%, 12% ऐसा, तो काफी स्मॉल आएगा, तो उसको हटा देंगे। K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट K अपॉन C। मैं तो कहता हूं यहां से काम हो जाएगा आपका, बाकी आगे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और करना तो डेरिवेशन कर लो। H प्लस इक्वल टू C अल्फा किया तो C इंटू अंडर द रूट K अपॉन C, तो क्या आ गया K अपॉन C अंडर द रूट आ गया H प्लस का माइनस लॉग ले लो, क्या आ जाएगा PH, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस लॉग इंटू K इंटू C की पावर हाफ, तो हाफ आगे आया, माइनस लॉग K माइनस लॉग C, तो हाफ PK माइनस हाफ लॉग C। C की कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में लेनी होती है, अगर मोलरिटी में भी रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड है, इसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम होगी, क्योंकि n फैक्टर 1 होता है। तो H प्लस बढ़ेगा तो क्या होगा, H प्लस बढ़ता तो Ka बढ़ता है, जिसके कारण PK घटता है, PH घटता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट, कैलकुलेट पीएच ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक यानी जो एक OH देगा, डाई एसिडिक मतलब 2 OH देगा, ट्राई एसिडिक मतलब 3 OH देगा। यहाँ पे हमने BOH ले लिया, वीक मोनो एसिडिक बेस, इसमें वही है जैसे उसमें हुआ था, C ले लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, C में C अल्फा गया, C अल्फा बनेगा, C अल्फा बनेगा, तो वहां पे K लिखा, यहाँ पे K भी लिख दोगे, यहाँ पे B प्लस इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन डिवाइड बाई BOH, तो वही C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, और अल्फा लेस देन 1 है, 1 माइनस अल्फा 1 करके Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट Kb अपॉन C आ गया। तो अब OH की कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा पुट कर दिया, तो अंडर द रूट Kb इंटू C आ जाएगा। तो फिर यहां से POH कर दो माइनस ऑफ log OH करके, क्या आ जाएगा PH इक्वल टू हाफ PKb माइनस हाफ log C, फिर PH 14 माइनस POH, OH बढ़ेगा, Kb बढ़ेगा, PKb घटेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, POH घटेगा, PH बढ़ेगा। कर लोगे? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है भाई एसिड्स का, Ka दे रखा है, और क्या पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ, बता दोगे? कर लोगे नहीं कर दोगे? आसान है। पीएच वैल्यू दे दी मिल्क की, ब्लैक कॉफी की, टोमेटो जूस की, लेमन जूस की, एग व्हाइट की, बोल रहा है H प्लस की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, H प्लस की कंसंट्रेशन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। भाई जिसकी पीएच ज्यादा उसकी H प्लस कंसंट्रेशन कम, तो H प्लस कंसंट्रेशन जिसकी कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर दोगे? नेक्स्ट, एट 25 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया BOH बेस का, और इसकी इनिशियल ये OH माइनस की कंसंट्रेशन फाउंड आउट करनी है, 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन C हो गई 0.01 और Kb हो गया, तो अल्फा इक्वल टू Kb अपॉन C आ जाएगा ना, अंडर द रूट क्या आ गया 10 की पावर -4। OH की कंसंट्रेशन क्या होती है C अल्फा, आपके पास C है, अल्फा आपने फाइंड आउट किया तो मल्टीप्लाई कर दो, OH की कंसंट्रेशन से POH आ जाएगा माइनस ऑफ log OH करके, उससे PH आ जाएगा। कितना आसान है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, वीक एसिड दे रखा, K दे दिया, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दे दी, फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन, K इक्वल टू 10 की पावर -5, C दे रखा है, अल्फा इक्वल टू K अपॉन C अंडर द रूट, अरे 10 की पावर -2 अल्फा 1%। ये वाला क्वेश्चन पीएच फाइंड आउट करनी है, 0.02 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन दे रखा है, यानी C दे दिया इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइंड DOD इफ K फॉर एसिटिक एसिड इज 1.8 into 10 की पावर -5, फिर वही अल्फा इक्वल टू K अपॉन C अंडर द रूट, अल्फा आ जाएगा H प्लस C इंटू अल्फा कर दो, H प्लस आया PH इक्वल टू माइनस ऑफ log H प्लस। सारे क्वेश्चन आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट दे दिया एसिटिक एसिड का, और कंसंट्रेशन ऑफ इस बार H प्लस आयन दे रखी है, यानी इस बार आपको C अल्फा दे रखा है, कितना 3.4 into 10 की पावर -4,
देन फाइंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड आल्सो फाइंड पीएच एंड अल्फा। तो Ka दे दिया और अपने को C अल्फा दे दिया, तो Ka हम लिखते हैं C अल्फा स्क्वायर, तो C अल्फा स्क्वायर को तोड़ के लिखो C अल्फा इंटू अल्फा, और H प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी आपको क्या दे रखा है, C अल्फा दे रखा है। तो यहां से आपका अल्फा क्या आ गया, K अपॉन H प्लस की कंसंट्रेशन, अल्फा सोल्व कर दिया, अल्फा आया। H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा, तो यहां से C लिख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, H प्लस अपॉन अल्फा, कितना आया, इनिशियल कंसंट्रेशन भी आ गया, और पीएच तो वैसे ही आ जाएगी आपकी H प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी थी, कर लोगे। नेक्स्ट ये वाला, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आयनेशन कांस्टेंट दे दिया HF का, इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो पूछ रहा है कि ये H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, की बात है, F माइनस और HF की कंसंट्रेशन। पहले एक काम करो, आपके पास क्या है, C है और Ka है, तो उससे अल्फा फाइंड आउट कर लो, अल्फा इक्वल टू Ka अपॉन C अंडर द रूट, अल्फा आ गया, H3O प्लस और F माइनस क्या होता है, C अल्फा, वैल्यू पुट कर दी, और HF की कंसंट्रेशन क्या, C माइनस C अल्फा, आपके पास C है, C अल्फा है, और पीएच क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ log H प्लस, ये रही H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा वाली। ये वाला क्वेश्चन, pH ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड दे रखा 4.5, कैलकुलेट H प्लस A माइनस एंड HA, K एंड Pk मोनोबेसिक एसिड का कैलकुलेट करना है। भाई आपको C दे दिया, pH दे दिया, तो pH से H प्लस की कंसंट्रेशन कर दो 10 की पावर माइनस pH करके, ये आ गई। H प्लस की और A माइनस की कंसंट्रेशन सेम होगी, HA की क्या हो जाएगी, C माइनस C अल्फा, C आपके पास इनिशियल है और H प्लस की कंसंट्रेशन ही C अल्फा है, उसकी भी आ गई। H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा है, तो यहां से अल्फा कर सकते हो H प्लस अपॉन C करके, तो अल्फा आ जाएगा सोल्व करके, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, K से Pk आ जाएगा, कर लोगे। ठीक सेम ये क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन बेसिक होता जो वाटर में क्या देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बनाएगा प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, pH दे रखी है, POH लिख लेना, POH से OH माइनस की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर माइनस POH, 10 की पावर माइनस 4.3, इसको लिख दो 10 की पावर 5 प्लस 0.7, यानी 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 0.7, 10 की पावर 0.7 होता है 5, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ गया, दिस इज C अल्फा। तो अब आपके पास ये आ गई C अल्फा आ गया, तो K भी आप क्या, या तो एक काम करो, OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू OH माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन C, तो यहां से अल्फा आ गया, और इससे K भी आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर करके, ये एक काम कर लेना, C अल्फा स्क्वायर को भी C अल्फा इंटू अल्फा कर देना, ये आपके पास C अल्फा की वैल्यू और ये अल्फा ही फाइंड आउट करिए, K भी आ जाएगा, और इसका माइनस log K भी कर दोगे तो Pk भी आ जाएगा, हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, Kb इज इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी कंसंट्रेशन, दोनों की इक्वल है, तो यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ गया, डिवाइड बाई इसकी कंसंट्रेशन, तो C माइनस C अल्फा। अब C अल्फा बहुत कॉमन आयन इफेक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, भाई जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में डिसोशिएट करते हैं जिसके पास कॉमन आयन है, उस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाती है, दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे NH4OH है, क्या देगा ये, NH4 प्लस और OH माइनस, तो हमने पढ़ा है कि NH4 प्लस और OH माइनस अगर इसमें बाहर से हम ऐड कर दे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो जब आप NH4OH, ये वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली डिसोशिएट होगा, इसको NH4Cl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी प्रेजेंस में डिसोशिएट करेंगे, तो ये 100% डिसोशिएट होगा, ये क्या देगा, NH4 प्लस आयन देगा, जो कि कॉमन आयन हो गया। तो कॉमन आयन के कारण क्या होगा, यहाँ पे NH4 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, सो इक्विलिब्रियम मूव बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड, हेंस DOD डिक्रीज, दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। और इसके अलावा NH4OH को आप NaOH की प्रेजेंस में करते हैं तो खुद तो ये पार्शियली डिसोशिएट होगा, लेकिन NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो पूरा का पूरा OH माइनस देगा, जिसके कारण ये OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ते ही इक्विलिब्रियम बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, DOD घट जाएगी। ऑड आयन इफेक्ट, जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में डिसोशिएट करते हैं जिसके पास ओड आयन है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के किसी आयन को आयनाइज करने के लिए एक अलग से आयन दे रहा है, तो देन DOD बढ़ जाती है, दिस इज ओड आयन इफेक्ट। जैसे NH4OH को एसिड की प्रेजेंस में तोड़े तो एसिड क्या करेगा, H प्लस देगा, जो OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, इक्विलिब्रियम मूव फॉरवर्ड, DOD इंक्रीज, ये पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कॉमन आयन इफेक्ट शो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। सीधा एक बात याद रखो, कॉमन आयन इफेक्ट कौन शो करता है, जिसके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, वीक एसिड या वीक बेस। जो वीक एसिड या वीक बेस है
उसको किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या सोल्ट हो सकता है, के प्रेजेंस में डिसोशिएट किया जाए जिसके साथ उसका कॉमन आयन है, देन इट विल शो कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे H2CO3 वीक एसिड है, Na2CO3 सोल्ट है, तो यहाँ पे दोनों का कार्बोनेट आयन हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा। HCN KCN ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, साइनाइड आयन कॉमन आयन है। HCl NaCl दोनों में कॉमन आयन तो है क्लोराइड, लेकिन दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन इफेक्ट काम नहीं करेगा, ऐसे बोलेंगे। NH4OH NH4 SO4 में NH4OH वीक बेस है और ये सोल्ट हो गया, हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये न्यूट्रलाइजेशन कर जाएंगे। अब ये वीक एसिड है, अब यहाँ पे OH माइनस, ये तो ओड आयन है ना, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा ना एसिड बेस रिएक्शन। ये वीक एसिड सोल्ट है, इसमें देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन हो गया, फॉर्मेट आयन। NH4OH प्लस H2SO4 ओड आयन इफेक्ट हो जाएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर, इसमें देखो कुछ खास बात नहीं है, सीधा सा ये पता है हमें, वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि हम पढ़ते हैं अगर रूम टेम्परेचर में बात की जाए, वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है H प्लस आयन की या OH माइनस की 10⁻⁷ मोलर है, यानी 1 लीटर वाटर में 10⁻⁷ मोल H प्लस आयन है। यानी ये बोल दो 1 करोड़ या 10 करोड़ हो गया, 1 करोड़ होगा ना 10⁻⁷। अबे 10⁻⁷ मोलर लिखा ना आपने, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻⁷ मोल पर लीटर, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 करोड़ लीटर वाटर में 1 H प्लस आयन है, तो कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, समझे कि नहीं समझे। और अगर आपसे पूछ ले वहां पे नंबर ऑफ H प्लस आयन और वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो क्या है, हमें पता है 1 लीटर वाटर में H प्लस आयन कितने, 10⁻⁷ मोल यानी 10⁻⁷ Na, ये तो हमने लिख दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, एक वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, यानी 1000 ग्राम का वॉल्यूम होगा 1000 ml, यानी 1 लीटर। 1000 ग्राम में कितने मोल, 55.5, क्योंकि 18 से भाग कर दिया, यानी 55.5 Na डिवाइड बाई 1 लीटर कर दो, कंसंट्रेशन आ गई। तो हम बोल सकते हैं 1 लीटर वाटर में 55.5 Na वाटर मॉलिक्यूल, Na से Na कैंसिल, तो इसको इधर ले जाओगे 1:55.55 10⁻⁷। ये आपके H प्लस आयन और ये आपके वाटर मॉलिक्यूल, यानी 55 करोड़ 55 लाख आया याद, 55,555 वाटर मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल वाटर का डिसोसिएट होता है। तो वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप यहां से भी प्रूव कर सकते हो, वाटर H प्लस की कंसंट्रेशन होती है अगर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट 10⁻⁷ मोल पर लीटर, और यहाँ पे वाटर की होती है 55.55, तो ये C अल्फा है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, और ये C है, तो C अल्फा अपॉन C करोगे ना, H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन वाटर की, तो ये सोल्व करने में अल्फा है 1.8 × 10⁻⁹, कितना कम आ रहा है अल्फा, हेंस वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैंने समझाया, प्रूव किया बस। नेक्स्ट ये काम की चीज है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होगा भाई, आप वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका इक्विलिब्रियम लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय वाटर कंसंट्रेशन, वैल्यूज आपको बताई है, रख दिया आपने वैल्यू, ये K आ गया वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी वाटर के आयंस का प्रोडक्ट, अब देखो K इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय H2O कांस्टेंट है, उधर चला गया तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट नया कांस्टेंट विच इज कॉल्ड KW आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये हो जाएगा KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस दैट इज 10⁻⁻14। रिलेशनशिप बिटवीन क्या होगा, बिटवीन pH POH एंड PKW, तो KW ये है, बोथ साइड नेगेटिव लॉग लेने पे ये आ जाएगा PKW इक्वल टू pH प्लस POH, कर लोगे, और pH POH इक्वल होगा 7 के, तो pH इक्वल टू POH इक्वल टू PKW/2 होता है, ठीक। अच्छा वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट नहीं होता, ये आयंस नहीं देता, फिर भी वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि वाटर में सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे NaCl वगैरह, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन एटसेट्रा, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। लेकिन अगर डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें आयंस नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि वो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा यहां पे मैंने ये बताया है, ये हमने रूम टेम्परेचर पे लिखे हैं KW PKW pH POH, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो 90 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ तो इसका KW बढ़ जाता है, PKW घट जाएगा, pH घट जाएगा, POH घट जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन OH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी वाटर न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी ना। अरे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का आयनाइजेशन ज्यादा होगा, मान लीजिए 10 वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा टूटे फॉर एग्जांपल, तो 10 नए H प्लस आयन बने, 10 नए OH माइनस आयन बने, अभी भी H प्लस और OH की कंसंट्रेशन क्या है, सेम, इसलिए वाटर क्या है, न्यूट्रली है, ठीक। तो सर्दियों में आराम से नहाओ पानी गर्म करके, कोई उसकी
पीएच भले उसकी 6 हो जाए लेकिन वो न्यूट्रल रहेगा, एसिडिक नहीं होगा। अब टेम्परेचर कम करेंगे तो घटेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे आयोनाइजेशन घटता है। तो KW घटा, PKW बढ़ा, पीएच बढ़ा, POH बढ़ा, H प्लस और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन घटा। ये तगड़े तगड़े क्वेश्चन। वाटर की पीएच 280 केल्विन पे, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पीएच बढ़ेगी, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पीएच घटेगी। नंबर ऑफ H प्लस आयन पूछे 1 ml वाटर में, अरे 1000 ml वाटर में H प्लस आयन कितने, 10 की पावर माइनस 7 मोल, क्योंकि 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर ना, 1 लीटर यानी 1000 ml में, 1 ml में कितने हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस 7 Na डिवाइड बाई 1000, आंसर आ जाएगा। ये वाला आयनिक प्रोडक्ट दे रहा है 10 की पावर माइनस 6। ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा यार, क्या बताऊंगा अभी से। PKW लिख लो, पीएच POH लिख लेना, फालतू का क्वेश्चन। फाइंड H प्लस OH माइनस इन 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड विच इज 5% आयनाइज्ड। वीक मोनोबेसिक एसिड है, उसका अल्फा भी 5% है, तो मैं मान लूंगा ये ना के बराबर डिसोसिएट हुआ है, तो एक्वा सॉल्यूशन ही है ऑलमोस्ट। फिर भी इसका अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दिया, अल्फा दिया है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा से आ जाएगी, कितनी आई 0.005, 5 × 10 की पावर माइनस 3। अब बाकी जो OH उसमें होगा किसके कारण होगा, वो तो वाटर के कारण होगा ना, तो क्या करोगे, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल 10 की पावर माइनस 14, सोल्व कर दो। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन पीके पीकेबी एंड PKW फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। देखो कोई भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है उसमें K इंटू KB इक्वल टू होता है KW, तो PK प्लस PKB इक्वल टू PKW आ जाएगा। डेरिवेशन मैंने बता दिया, डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एंड pH ऑफ 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया इज 1.8 इन 10 की पावर माइनस 5, देन आल्सो फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। भाई उसने कंसंट्रेशन दे दी और डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी K भी दे दिया अमोनिया का। एक्वस अमोनिया का मतलब वो वाटर में अमोनिया होता है NH4OH, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूट के क्या देगा, NH4 प्लस OH माइनस अल्फा क्या होता है √KB/C, इनकी वैल्यू आपके पास है, अल्फा आ गया। C अल्फा कर दो, OH की कंसंट्रेशन आ जाएगी, OH की कंसंट्रेशन से POH से pH आ जाएगा। और आपको पता है कंजुगेट एसिड के लिए K इंटू KB इक्वल टू KW, KB की वैल्यू है K, फाइंड आउट करना, कर दो पुट। नेक्स्ट, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपको मान लीजिए 2 स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किए गए, ये एसिड 1 है, ये एसिड 2 है, तो इसके इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर लो N1V1 से, इसके इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लो N2V2 से। टोटल इक्विवेलेंट हो गए मिक्सचर के, और वॉल्यूम जितना ऐड किया V1 प्लस V2, एक्स्ट्रा पानी ऐड किया था वो भी लिख देंगे। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, टोटल मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, और वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया तो वाटर भी लिख दो, फिर उससे pH कर दो। सिमिलरली होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बेस की N1V1 या N2V2, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, OH की कंसंट्रेशन आ जाएगी, उससे POH आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, मोलरिटी दिया अगर दिया है तो क्या करोगे, उसका नॉर्मलिटी में फाइंड आउट कर दो। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दे रखे, ये मोलरिटी में दिए, तो नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो ये आपने N1V1 इसका फाइंड आउट किया, N2V2 इसका किया, तो दोनों का N1V1 प्लस N2V2 किया डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वाटर की वॉल्यूम भी नीचे ऐड हो गई, ठीक। H प्लस की कंसंट्रेशन pH आ गया। सिमिलरली बेस के लिए क्या कर दोगे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम देखिए 0.2 मोलर KOH एंड 0.3 मोलर NaOH, दोनों की 1 लीटर मान लो, कंसंट्रेशन हो गई, वॉल्यूम हो गई, फिर N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम लगा दो, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है, कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें बस मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन देने के बजाय दोनों की pH दे दी, तो pH से आप H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं लिख लेंगे, और H प्लस की कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम भी है, तो फिर वही N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, H प्लस आ गया, pH फाइंड आउट कर लेंगे। बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। pH ऑफ मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करो, पहले एसिड के और बेस के इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लो। अगर एसिड के और बेस के इक्वल है, NaVa इक्वल टू NbVb आ जाए तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, देन pH इक्वल टू 7। अगर एसिड के ज्यादा आ रहे हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक है, क्योंकि बेस तो न्यूट्रलाइज खत्म हो जाएगा सारा, है ना, बाकी एसिड के बच जाएंगे। तो क्या करना है, एसिड के कितने ज्यादा है, NaVa माइनस NbVb, ये एसिड के इक्विवेलेंट आ गए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो एसिड की नॉर्मलिटी आ जाएगी, यानी H प्लस आयन की नॉर्मलिटी आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी, उससे pH फाइंड आउट कर देंगे। सिमिलरली अगर बेस के ज्यादा है तो NaVa से NbVb ज्यादा, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक है, NbVb माइनस NaVa डिवाइड बाय Va प्लस Vb, फिर POH से pH।
अब ये 3 क्वेश्चन कराए हैं। पहले क्वेश्चन में देखो NaVa इक्वल टू NbVb आ गया, सीधा pH कितना हो गया 7। इसमें NaVa NbVb इसके 8 मिली इक्विवेलेंट आए, इसके 4 मिली इक्विवेलेंट आए, तो 8 में से 4 गए, 4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन बचेंगे क्योंकि एसिडिटी ज्यादा है। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 500 ml, ml में इसलिए रखे क्योंकि मिली इक्विवेलेंट थे ना, ml से ml कैंसिल हो जाए, तो मतलब मिली से मिली कैंसिल हो जाए, ठीक। तो ये H प्लस की कंसंट्रेशन pH आ जाएगी। सिमिलरली ये देखो, ये यहाँ पे एसिड के इक्विवेलेंट बेस से कम है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा OH की कंसंट्रेशन NbVb माइनस NaVa डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। OH की कंसंट्रेशन से POH और POH से pH आ जाएगा। नेक्स्ट डाइल्यूशन, जब भी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, उसमें सॉल्वेंट ऐड करके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन घटाते हैं तो क्या हो जाता है, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स और इक्विवेलेंट क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने का मतलब m into v कांस्टेंट, m1v1 इक्वल टू m2v2, और इक्विवेलेंट क्या होता है nv कांस्टेंट, यानी n1v1 इक्वल टू n2v2। यही करना है। जैसे ये सॉल्यूशन है 500 ml था 0.5 मोल, और उसमें 500 ml पानी और ऐड कर दिया, नई pH पूछी आपसे, तो क्या करना है n1v1 इक्वल टू n2v2 लगा देना, ठीक। और मोलरिटी दी हो तो नॉर्मलिटी क्या होता है, इनटू में n फैक्टर कर दो मोलरिटी के, कर लोगे, ये नई कंसंट्रेशन आ जाएगी और इससे आपका pH आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये 200 ml था, ये 0.02 मोलर BOH2 सॉल्यूशन 2 लीटर है, 2 लीटर तक इसको डाइल्यूट कर दिया बाय एडिंग वाटर, तो क्या करोगे, इसमें भी n1v1 इक्वल टू n2v2। बस ये ध्यान रखना बाय एडिंग, ये बाय एडिंग, ये 500 ml पानी ऐड किया तो 500 पहले था, 500 ऐड किया तो नई वॉल्यूम V2 1000 ml होगी। इसमें क्या था, शुरू में 200 ml था, V1 200 ml डाइल्यूटेड अप टू 2 लीटर, यानी वॉल्यूम बढ़ा के 2 लीटर तक कर दिया, कर लेंगे। नेक्स्ट V2 2 लीटर आ जाएगा, है ना। pH ऑफ HCl कितनी है, 2 है। देन फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय व्हेन इट इज डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम्स। pH 2 है तो H प्लस की इनिशियल कंसंट्रेशन N1 कितनी होगी, 10 की पावर -2, वॉल्यूम 1 लीटर मान लो, 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया, V2 10 लीटर होगी। N2 आपको पता करना है, डाइल्यूशन पे N1V1 इक्वल टू N2V2 हो जाएगा, तो यहां से N2 आ जाएगा 10 की पावर -3, pH आ गया आपका कितना 3, तो pH 2 थी, 10 टाइम डाइल्यूशन से 1 यूनिट बढ़ जाएगी। ऐसे ही 100 टाइम डाइल्यूशन से निकालोगे pH 2 यूनिट बढ़ जाएगी, 1000 टाइम डाइल्यूट करोगे pH 3 हो जाएगी, मतलब 3 यूनिट से बढ़ जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट बेस में क्या करना है, बेस में अगर करोगे pH ऑफ NaOH सॉल्यूशन 13 है, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इट इज डाइल्यूटेड अप टू 10 टाइम। pH 13 थी तो pH 13 तो POH 1 हो जाएगी, OH की कंसंट्रेशन 10 की पावर -1, फिर V1 कितना 1 लीटर, V2 कितना 10 लीटर, N2, ठीक। तो ऑन डाइल्यूशन N1V1 इक्वल टू N2V2, कर लोगे इसको, बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक। तो POH आ जाएगी, कितनी आई, POH 2 आ गई, pH 12 आ जाएगी, यानी pH 1 यूनिट से घट गई। क्यों, क्योंकि जब आप बेस को डाइल्यूट करोगे तो बेस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो उसकी POH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और pH घट जाएगी। नेक्स्ट 100 टाइम पे pH 2 यूनिट से घट जाएगी, 1000 टाइम डाइल्यूट करने पे 3 से घट जाएगी, और ऐसे ही। अब आप लिखना चाहो, जब हम किसी एसिड को 10 टाइम डाइल्यूट करते हैं pH इंक्रीज बाई 1, 100 टाइम डाइल्यूट करने पे pH इंक्रीज बाई 2, और 1000 टाइम पे 3। और बेस में क्या होता है, बेस में अगर pH को 10 टाइम डाइल्यूट करोगे pH डिक्रीज बाई 1, और 100 टाइम पे 2 से डिक्रीज होगी, 1000 टाइम पे 3। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वो बोल रहा है 2 लीटर HCl सॉल्यूशन था, उसकी pH 2.3 थी, और उसमें x लीटर वाटर ऐड कर दिया तो उसकी pH 3.3 होगी। कितना वाटर ऐड किया, तो आपने एक तो सीधा देखा 2.3 से 3.3, यानी कितना हो गया, 1 यूनिट से बढ़ गई, यानी आपने 10 टाइम डाइल्यूट किया होगा। 10 टाइम डाइल्यूट करना है मतलब क्या है, पहले 2 लीटर था तो 10 गुना हो गया, कितना 20 लीटर, तो टोटल 20 हो गया। 2 लीटर तो पहले ही था, 18 लीटर पानी ऐड किया ना बस। एक तो ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, दूसरा ऐसे, अगर वो फॉर्मूला भूल जाओ कि pH बढ़ने में कितना इफेक्ट आता है, कितना चेंज आता है। pH 2.3 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 10 की पावर -2.3 N1, वॉल्यूम V1 है इनिशियल 2 लीटर, pH कितनी होगी 3.3, तो N2 कितना आ गया 10 की पावर -3.3। V2 आपको पता करना है, N1V1 इक्वल टू N2V2 लगा दो, V2 आ जाएगी यहाँ से कितना 20 लीटर, यानी उसमें 18 लीटर पानी ऐड किया, 2 लीटर तो पहले ही था, ठीक। ऐसे कर देंगे। सेम क्वेश्चन ये है, NaOH 1 लीटर था, 12.6 से उसकी pH 10.6 हो गई, 2 यूनिट घट गई, यानी 100 गुना डाइल्यूट कर दिया। 100 गुना डाइल्यूट करने का मतलब है 1 लीटर से 100 लीटर कर दिया, यानी 99 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब एक क्वेश्चन ये है, 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है, pH उसकी 2 से 3 बढ़ा दी, कैसे, H प्लस आयन रिमूव करके, तो pH 2 है तो उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लिख लो, और वॉल्यूम उसकी 1 लीटर है ही, तो यहां से आपके इनिशियल मोल्स आ जाएंगे, ये मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करके, और मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम आया क्योंकि H प्लस आयन का N फैक्टर 1 ही होता है।
यहां पे पीएच 3 है, H प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई और वॉल्यूम है आपके पास 1 लीटर, तो फाइनल मोल्स आ गए। इनिशियल मोल्स माइनस फाइनल मोल कर दो, इतने मोल आपने रिमूव कर दिए H प्लस आयन के, ये नंबर ऑफ H प्लस आयन आएगा कितने रिमूव किए, कर दोगे। नेक्स्ट लास्ट, pH ऑफ वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन 10 की पावर -7 मोलर, 10 की पावर -8 मोलर, 10 की पावर -9 मोलर। इसमें क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन में आपको ना वाटर की H प्लस की या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी लेके चलना है, सीधा ये नहीं करना pH H प्लस 10 की पावर -8 तो pH 8 आ गया, 8 कैसे आएगी भाई, HCl है, 7 से ज्यादा नहीं आ सकती, तो HCl की तो 10 की पावर -8 है और आपके वाटर की कितनी 10 की पावर -7, तो दोनों की ऐड करनी पड़ेगी अपने को, और दोनों की जब ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी 11 × 10 की पावर -8, तो pH कितनी आ जाएगी 6.96। सिमिलरली NaOH किधर की 10 की पावर -7, तो कितना है 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7 कितना 2 × 10 की पावर -7, वहां से POH आ गई, फिर pH आ जाएगी। 10 की पावर -8 है, उसमें भी वाटर ऐड करो, लेकिन ऐड इन्हीं में करना है जिनकी 10 की पावर -7 10 की पावर -8 ऐसे है, ये नहीं कि 10 की पावर -2 में भी ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दोगे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0.01 में अगर आप 0.00000001 ऐड कर रहे हो, क्या फर्क आएगा उससे, नहीं समझे। सोल्ट हाइड्रोलिसिस, सोल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन की। अब न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक होता है, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो ये मैंने न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल दिया, ये आपका हाइड्रोलिसिस का, यानी रिवर्स हो जाती है वो उसकी, ठीक। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस क्या होते हैं, आप पहले ही कर चुके हो, फिर भी याद करना। स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे HCl HBr HIN HNO3 H2SO4 HClO4 HClO3 HClO2, और यहाँ पे जहां पे Cl है वहां पे Bri लगा दोगे, वो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक। उसके अलावा HOF भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन HOCl HOBr ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक। वीक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, ठीक। HF HCN H2CO3 HNO2 H3PO2 H3PO3 ये वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, फर्स्ट डे और सेकंड डे के मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट BOH ट्वाइस, और वीक बेस क्या होता है NH4OH ZnOH ट्वाइस AgOH एटसेट्रा। अब देखो सबसे पहले हम टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस पहला लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ये स्ट्रॉन्ग बेस, इनका हाइड्रोलिसिस सोल्ट बनाओ, उसका हाइड्रोलिसिस करना है, जैसे NaOH प्लस HCl NaCl बन जाएगा, Na2SO4 BSO4 BaCl2 है ना। तो अब NaCl का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, क्या बनना चाहिए, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, तो इसके कैटायन के साथ इसका एनायन जाएगा, वाटर का OH जाएगा, और इसके एनायन के साथ वाटर का H प्लस जाएगा, तो NaOH HCl बन जाएगा। अब देखो ये सॉल्यूशन में पड़े हैं, सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसमें रहेंगे, आयनाइज फॉर्म में। NaCl सोल्ट है, 100% आयनाइज होगा, Na प्लस Cl माइनस, वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी टूटेगा, तो इनके Cl माइनस Na प्लस कैंसिल हो गए, तो ये क्या है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ठीक। pH कितनी लिख दोगे इसका सीधा हमेशा 7, और ये लिख देना यहाँ पे हाइड्रोजन होता है एक्चुअल में Na प्लस और Cl माइनस का, ना कि हाइड्रोलिसिस, ठीक। नेक्स्ट वीक एसिड वीक बेस सोल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये जो यहाँ पे मैंने पूरे डेरिवेशन आपको कराए हैं ना, आप इसको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये वैल्यू याद, ये कुछ भी नहीं करना, ठीक। अच्छा ये तो पहचान ही लोगे आप, वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट क्या, जैसे सोडियम एसिटेट हो गया, पोटेशियम फॉर्मेट हो गया, NaCN2CO3, ये तो पहचान ही लोगे क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस का पता है। सीधे फॉर्मूले में आ जाओ आप, ये भी मत करना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस सोल्ट हाइड्रोलिसिस, ये डेरिवेशन सारे छोड़ दो एक बार, ये वाला भी छोड़ दो। अब सीधा आ जाओ इस टेबल पे, क्योंकि यही याद करनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट जब भी आपको दे उसकी pH कितनी होगी 7 होगी। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट दे दिया आपको, उसका हाइड्रोलिसिस करो, जैसे सोडियम एसिटेट का हाइड्रोलिसिस करो, क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनेगा और NaOH बनेगा, जब सोडियम एसिटेट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अब इसमें सोल्ट तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसमें टूटेगा, एसिटेट आयन Na प्लस, और वाटर तो टूटेगा नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा, क्या बना, एसिटिक एसिड और NaOH। एसिटिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज होगा, Na प्लस OH माइनस में, Na प्लस कैंसिल। इधर क्या बचा, एसिटेट एनायन, तो एसिटेट एनायन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो आप एक टाइप से, सो इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो जब भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट है, वीक एसिड है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक। इसमें KH का फॉर्मूला होता है KW/Ka, क्योंकि वीक एसिड है उसका क्या आ गया, Ka आ गया। और जब आप यहां पे H का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे आपने लिखा था अल्फा = √K/C, है ना,
एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए लिखा आपने अल्फा इक्वल टू रूट के ए अपॉन सी, बेस के लिए लिखा, वीक बेस के लिए लिखा अल्फा इक्वल टू अंडर द रूट के बी अपॉन सी। तो वहां पे डिसोसिएशन था, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है, तो डिग्री अल्फा की जगह एच आएगा और के की जगह के एच आ जाएगा। दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एच इक्वल टू अंडर द रूट के एच अपॉन सी। तो एच इक्वल टू, अब के एच की वैल्यू पुट कर दो, अंडर द रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी आ गया। अब पीएच का फॉर्मूला सीधा याद करो, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। क्यों? क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमेशा पीएच क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से 7 से ज्यादा होगी, तो पीएच 7 में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो वीक एसिड के लिए हाफ पी के जोड़ती है और हाफ लॉग सी कंसेंट्रेशन सोल्ट की होती है। कर लोगे? अब नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट हाइड्रोलिसिस में, इसमें क्या ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस था तो ये कैटायनिक हो जाएगा। करके देख लो, NH4Cl ले लिया आपने, उसमें पानी डालो, NH4 क्या बनाएगा, NH4OH और Cl माइनस बनाएगा HCl। अब यहां पे रिएक्टेंट साइड क्या है, NH4Cl, डिसोसिएट करो NH4 प्लस और Cl माइनस में, वाटर टूटेगा नहीं, NH4OH बना वीक बेस और यहाँ क्या बना H प्लस और Cl माइनस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Cl से Cl कैंसिल, क्या बना NH4 प्लस, वाटर के साथ रिएक्शन करके किसमें जा रहा है, NH4OH और H प्लस में। इसका मतलब कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है NH4 प्लस का। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। KH इक्वल टू KW अपॉन KB, H इक्वल टू अंडर द रूट KH अपॉन C, KB इसकी वैल्यू पुट कर दो, अंडर द रूट KW अपॉन KB इनटू C। pH क्या हो जाएगा, 7 से कम आ जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C, pH लेस देन 7। वीक एसिड वीक बेस सोल्ट हाइड्रोलिसिस है, इसमें एनायनिक एज वेल एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्योंकि एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है। इसका KH का फॉर्मूला था KW अपॉन K इंटू KB, H होता है अंडर द रूट KH, तो ये वैल्यू पुट कर दो, और pH क्या होती है इसकी 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट आ जाए उसकी pH 7 लिखना है, और कभी आपसे पूछ ले वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट का pH का फॉर्मूला क्या होगा, 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C। जब भी PK आएगा ना, A से याद रखो एडिशन, तो सब जगह एडिशन होगा, 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट है, वीक बेस है तो इस बार पीके भी आएगा, पीके नहीं आएगा, तो पीके में ऐड किया था तो पीके भी वाले में माइनस करेंगे, pH इक्वल टू 7 माइनस हाफ पीके माइनस हाफ लॉग C। और जब वीक एसिड वीक बेस सोल्ट दोनों आ जाए तो इसमें क्या होगा, पीके तो ऐड होगा और पीके भी माइनस होगा, तो pH इक्वल टू हाफ 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके भी। अब इसमें क्या है, कभी भी वीक एसिड वीक बेस सोल्ट का H, KH और pH इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट, ये अब किस सोल्ट की pH 7 होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट की pH 7 होगी। किसकी pH 7 से कम होगी, जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट की। किसकी pH 7 से ज्यादा होगी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट। पहचान तो लोगे ना इनमें से, और आपसे पूछे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसमें लगाना है, pH। अब देखो सबसे कम pH होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, उसके बाद अगर सोल्ट दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सोल्ट जिसकी pH 7 से कम आएगी, फिर आएगी 7 किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, फिर 7 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड सोल्ट की, और सबसे ज्यादा होती है बेस की। तो हमेशा ये पहचान के ऑर्डर लगा लो, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, कर लोगे। ठीक, सोल्व करने की जरूरत नहीं बार बार। कौन से सोल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, वीक एसिड वीक बेस सोल्ट। किसकी pH इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, वीक एसिड वीक बेस। कौन से सोल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट में आया था। एसिटिक एसिड की और NH4OH की पीके और पीके भी दे रखा रिस्पेक्टिवली, और आपको अमोनियम एसीटेट कि क्या पूछा है, pH पूछा, pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके भी, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन H एंड pH पूछा है 0.1 मोलर KNO2 सॉल्यूशन की, जिसका KaHNO2 का 4.9 × 10 की पावर -10 है। क्या हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट हो गया। तो H क्या होता है, KH अपॉन C अंडर द रूट 4, तो K अंडर द रूट KW अपॉन K इंटू C आ गया। K आपके पास है, C आपके पास है, वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो। pH हो जाता है 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C, KA से PK आ जाएगा और C आपके पास है ही, कर लोगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें KH H एंड pH कैलकुलेट करना, 0.2 मोलर अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन है, K दे रखा है और K भी दे रखा है, कैसे करेंगे।
कुछ भी नहीं, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी, फॉर्मूला लगाओ, एच इक्वल टू अंडर द रूट के एच आ जाएगा, पी एच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी, और पी के भी आप के और के बी से फाइंड आउट कर लोगे ना। रिवीजन क्या है, आज के लेक्चर का रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो डाइल्यूशन करने पे या स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पे पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्लड, क्योंकि हम कितना ही पानी पी लें ब्लड की पीएच में कोई खास चेंज नहीं आता है, या थोड़ा बहुत एसिडिटी या बेसिसिटी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है उससे भी ब्लड क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, अब बफर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक तो सिंपल बफर और दूसरा मिक्स बफर। मिक्स बफर फर्दर एसिडिक एंड बेसिक बफर होता है। तो अगर हम बात करें सिंपल बफर की, सिंपल बफर इज सिंपली वीक एसिड वीक बेस सोल्ट होता है। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, ये वीक एसिड वीक बेस सोल्ट होता है। ठीक, दिस इज सिंपल बफर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, एसिडिक बफर की, एसिडिक बफर क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, या ऐसे लिख दो, वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, एक ही बात है। बोलो कोई डाउट नहीं है ना, समझ आया कि नहीं। और इनका रेशियो क्या हो सकता है, ये 1:10 के रेशियो से 10:1 के रेशियो में हो सकते हैं। कई बार अगर आपको मोल वोल लिख के देते उसको सोल्व कर लेना, जैसे एसिड प्लस बेस दे दिया, मान लीजिए आप एग्जामिनर आपको ऐसे लिख के देते भाई HCOOH दिया है और KOH दिया है, क्या ये बफर सॉल्यूशन है। मान लीजिए उसने लिख दिया ये 10 मोल और ये 5 मोल, तो आप क्या लिखोगे, सर ये तो खत्म हो जाएगा और ये 10 में से इसके 5 मोल रिएक्ट कर जाएंगे, इसके 5 बच जाएंगे और क्या बना लेगा ये 5 मोल ऑफ HCO, यानी इसके सोल्ट के 5 मोल बन जाएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड प्लस उसका सोल्ट बन गया। ठीक, 5:5 के रेशियो में। तो ये क्या है, दिस इज बफर सॉल्यूशन, ये हो जाएगा, कर लोगे ऐसे चेक। फिर इसके बाद आता है जो याद करने वाला पीएच का फॉर्मूला। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, pKa प्लस लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर एग्जामिनर उल्टा कर दे, एसिड अपॉन सोल्ट कर दे, यहां पे माइनस आ जाएगा। समझते या नहीं समझते, बोलो। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अच्छा पीएच रेंज क्या होगी भाई, इसकी रेशियो 1:10 से 10:1 हो सकता है, तो पीएच रेंज क्या होगी, pKa प्लस माइनस 1। ठीक, और मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी कब होगी, बफर सबसे बढ़िया काम कब करेगा, जब सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल। तो pH इज इक्वल टू pK जब हो जाएगा, देन एफिशिएंसी ऑफ बफर विल बी मैक्सिमम। ये पढ़ना बस, ये नीट में है। इतना समझ में आया नहीं आया। एसिडिक बफर आपको बता ही दिया सिंपल लैंग्वेज में। अब बेसिक बफर है, क्या होता है, वीक एसिड प्लस सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस, और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट बनाओ, दोनों को मिक्स कर दो, क्या बन जाएगा, बेसिक बफर आ जाएगा। ठीक, या यूं बोल दो, वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड इज कॉल्ड बेसिक बफर। जैसे NH4OH प्लस NH4Cl, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4 प्लस आयंस, बिकॉज NH4 प्लस आयन इज कंजुगेट एसिड। बाकी एग्जांपल कर दोगे। एक तो ये सीधा फॉर्मेट हो गया, सीधा पूछ ले इनमें से कौन सा बेसिक बफर है। एक एग्जामिनर क्या करता है, कई बार आपको ना बेस लिख देगा और एसिड लिख के दे देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मोल्स दिए होंगे, या तो जैसे कि 5 मोल इसके 3 मोल दे दिए, तो आप रिएक्शन कराओ, क्या बनाएंगे, ये दोनों सोल्ट बनाएंगे। ठीक, अब इसके 3 मोल इसके 5 मोल, ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये 5 में से 3 मोल गए, इसके 2 बच जाएंगे, और इसके सोल्ट के भी कितने बन गए, 3 बन गए। तो ये क्या हो गया, NH4OH और NH4Cl आ गया ना, तो ये वीक बेस और सोल्ट का मिक्सर है, तो क्या हो गया, बेसिक बफर। सिमिलरली ऐसे मोल्स ना दे करके एग्जामिनर आपको मोलरिटी और वॉल्यूम दे दे बेस की और एसिड की, या नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे दे, उससे क्या करोगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से मोल्स, और फिर सोल्व कर दो जैसे करते आए हो। और अगर नॉर्मलिटी और वॉल्यूम देते हो फिर तो और भी आसान है इक्विवेलेंट में सोल्व करना। नहीं, नेक्स्ट बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर क्या होता है, जब आप है ना डाइल्यूशन करते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो उससे पीएच में कोई चेंज नहीं आता या नेग्लिजिबल चेंज आता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही देखो आपने पानी ऐड किया, ये हमारा क्या है, बफर सॉल्यूशन है, NH4OH प्लस NH4Cl। जैसे ही पानी तुमने डाला, क्या करेगा, NH4Cl वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्या बनेगा, NH4OH बनेगा प्लस H प्लस बनेगा। अब पानी डालने से अगर H प्लस बन रहा है, पीएच घटना चाहिए था लेकिन नहीं घटता है, क्योंकि इस H प्लस को जो NH4OH है उसका OH माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा, वीक बेस का OH माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा। यही लाइन यहां पे लिखी है, कोई डाउट नहीं। जब एसिड ऐड करते हैं NH4OH और NH4Cl के मिक्सर में क्या होता है,
एसिड ऐड कर दो, इस बार तो आपने डायरेक्ट H+ डाल दिया, ये जो डायरेक्ट H+ आएगा स्मॉल अमाउंट में 2-4 ड्रॉप, इसको OH माइनस NH4OH का न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब आप बेस ऐड करते हैं, बेस क्या होता है, OH माइनस क्या करेगा, जो NH4+ है ना सोल्ट का, उसके साथ कंबाइन करके NH4OH बना लेगा, वीक बेस। कितना, थोड़ी सी अमाउंट में 2-4 ड्रॉप आपने डाली थी NaOH की, लेकिन 2-4 ड्रॉप अगर वीक बेस की बन भी गई तो पीएच में कोई खास चेंज नहीं आएगा, देयर इज नेग्लिजिबल चेंज। समझ आया बफर एक्शन, ये बस समझने के लिए होता है, ये कोई पूछता नहीं एग्जाम में डायरेक्ट आपसे। नेक्स्ट, पीओएच ऑफ बेसिक बफर, ये इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको यहां पे करा रखा है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला याद करो, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सोल्ट अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। ठीक, या ऐसे लिख दो पीकेबी प्लस लॉग कंजुगेट एसिड बाई बेस की कंसंट्रेशन, सही है। और पीओएच रेंज क्या हो जाएगी, सोल्ट अपॉन बेस की कंसंट्रेशन 1/10 से 10:1 लेते हैं, तो ये पीकेबी प्लस माइनस 1 आ सकती है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या, मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी कब होगी, सोल्ट और बेस की कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लॉग रेशियो log 1 क्या हो जाएगा, 0, तो पीओएच इक्वल टू पीकेबी। नेक्स्ट, अब देखो जो कल पढ़ा और आज जो पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन, ये आपके बफर सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट्स भी है, और इतना ही हमें पढ़ना है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो डाइल्यूशन करने पे या स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस ऐड करने पे पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। ये दो टाइप का होता है, सिंपल बफर, सिंपल बफर डायरेक्ट एग्जांपल है वीक एसिड वीक बेस सोल्ट को सिंपल बफर कहते हैं। नेक्स्ट, मिक्स बफर, दो टाइप का, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड प्लस इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बना के मिक्सर कर दो, या यूं बोल दो वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस log concentration of salt divided by concentration of acid, this is known as Henderson-Hasselbalch equation। तो यहाँ पे pH रेंज क्या आ जाएगी, pK प्लस माइनस 1 आ जाती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब सोल्ट और एसिड कंसंट्रेशन सेम, यानी pH कितना आ जाएगा, इक्वल टू pK। बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक बेस प्लस इट्स कंजुगेट एसिड। ये इसका एग्जांपल हो गया। पीओएच क्या होता है, पीकेबी प्लस log सोल्ट अपॉन बेस की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे पीओएच रेंज क्या आ जाएगी, पीकेबी प्लस माइनस 1, और जब इसकी सोल्ट बेस की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो ये मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी होगी पीओएच इक्वल टू पीकेबी पे। और ये दोनों इक्वेशन ही क्या कहलाती हैं, हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन कहलाती है, एनसीईआरटी में लिखा है, कर लेंगे बस। ये है आपका बफर, इतना सा करना है। ठीक, नेक्स्ट आपका असर्शन रीजन, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड ऑन डाइल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, क्यों अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन, जो मोलर रेशियो होगा ना वो सेम होगा, और मोलर रेशियो सेम होगा तो सेम सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन भी तो सेम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये रेशियो सेम आ जाएगा तो कोई चेंज पीएच में नहीं आएगा। बोलो कोई डाउट है क्या, वही लिखा, असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। अब उसी स्टेटमेंट में मैंने कैसे लिख दिया, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड ऑन डाइल्यूशन, रीजन इस बार फॉर्मूला लिख दिया। ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत करना, pH इक्वल टू पीके माइनस log अपॉन एसिड अपॉन सोल्ट देगा, सोल्ट अपॉन एसिड नहीं, सोल्ट अपॉन एसिड में प्लस आता है, माइनस log एसिड अपॉन सोल्ट होगा। ये भी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। बफर कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। से पीएच में चेंज जितना कम होगा बफर कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एसिडिक बफर है, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस, या यूं बोल दो वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट का मिक्सचर। कौन सा, अच्छा कौन सा एसिडिक बफर नहीं है, ये पूछा था। ये भी एसिडिक बफर है, वीक एसिड उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है, ये वीक एसिड कंजुगेट बेस लिख रखा है। ये वीक एसिड तो है लेकिन सेम एसिड के साथ सोल्ट नहीं, दूसरे एसिड के साथ, तो ये एसिडिक बफर नहीं है। इनमें से कौन सा एसिडिक बफर, ये वाला हो जाएगा, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक बफर, ये क्या है बोलो, NH4OH NH4Br आ गए, क्योंकि NH4Cl की तरह ये NH4Br क्या है, NH4OH प्लस HBr, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो कौन सा, क्या करूं, अच्छा अब इस पे आऊंगा जब उधर समझा, अभी भी नहीं दिख रहा। फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। पीके भी दे रखा है NH4OH का, इक्विमोलर अमाउंट है तो कंसंट्रेशन का रेशियो सेम, कंसंट्रेशन का रेशियो सेम होते ही log 1 0, pOH इक्वल टू pKb आ जाएगा, pH इक्वल टू 14 माइनस pOH। अब तो ठीक है, उधर लिख रखा है, क्यों, फिर मैं इसके आगे आ जाऊंगा ना तो उनको कैसे दिखेगा, 500 ml M/50 acetic acid is added to 50 ml 0.3 molar sodium acetate. Find pH of resulting solution. If K for acetic acid is
1.5 इंटू 10⁻⁵ तो इससे तो क्या आ जाएगा, पीके आ जाएगा, और वहां से मोल्स आ गए एसिटिक एसिड के, और यहां से किसके आ जाएंगे, सोल्ट के। तो सोल्ट के और इसके मोल्स आ गए, तो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दोगे, क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो सोल्ट और एसिडिक कंसंट्रेशन का रेशियो, और वहां पे पीके कर दोगे। नेक्स्ट ये वाला देख, फॉर ए गिवन सॉल्यूशन 50 ml 0.05 मोलर एसिटिक एसिड, फाइंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर HCON मस्ट बी एडेड टू गेट ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH4 दे रखी है, ठीक, और पीके दे दिया 3.7। वो बोल रहा है कि इन दोनों को मिक्स किया गया, इसकी वॉल्यूम नहीं पता, V मान लो और सोल्व कर दो। क्या है इसमें, पहले इसकी वॉल्यूम इनटू इसका मोलरिटी, इसके मोल्स आ गए, फिर HCON के मोल्स आ गए, ठीक, 0.5 इंटू VVML हमने माना है। तो pH इक्वल टू पीके प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, सोल्ट के कंसंट्रेशन का रेशियो की बजाय उनका मोल्स का रेशियो रख दिया करो सीधा, क्योंकि वॉल्यूम तो कटना है ना नीचे, नहीं समझा, ठीक, तो सीधा आ जाएगा यहाँ से, ठीक। log V/5 इक्वल टू 0.3, 20 log लोगे V/5 इक्वल टू 0.2 आ जाएगा, सॉरी 10⁻⁵ दैट इज 2, V इक्वल टू 10 ml। नेक्स्ट इसमें देख लो, N/10 एसिटिक एसिड वाज न्यूट्रलाइज्ड विद N/10 NaOH if 25%, 50% and 75% न्यूट्रलाइजेशन वाज ओवर देन pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आप एक काम करो, pK आ जाएगा आपका सीधा 5, और यहां से क्या लिखोगे, 100 मान लो इसको, क्योंकि इक्विमोलर है। 100 जैसे ही माना 25% न्यूट्रलाइज होगा, ये 25 घटा तो 75 बच जाएगा। सोल्ट कितना बनेगा, 25 बनेगा, ठीक। यहाँ पे 50-50 बनेगा दोनों, और जब 75 घटेगा तो ये 25 और ये 75 हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें कर देना pH इक्वल टू पीके प्लस log सोल्ट अपॉन एसिडिक कंसंट्रेशन, हो जाएगा सारा सोल्ट। नेक्स्ट ये आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच 0.2 मोलर NH4Cl एंड 0.1 मोलर अमोनिया इज प्रेजेंट, द pKb ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इज 4.75। तो ये क्या है, ये बेस, ये उसका सोल्ट है, ठीक। अब pKb प्लस log सोल्ट अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, ठीक, तो 4.75, ये log 2 आ जाएगा यहाँ पर रेशियो इनका, और क्या कर लेंगे, POH आ गया, बहुत आसान है, बोलो मत। नेक्स्ट कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन, कैलकुलेट द pH ऑफ अच्छा पहले क्या करना आपको, पहली लाइन जो है ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है जिसके लिए KB दे रखा है। तो अब आप देखो, दिस इज वीक बेस, अमोनिया क्या है, वीक बेस, NH4OH बोलते हैं अमोनिया सॉल्यूशन को, ठीक। तो वीक बेस हो गया, तो इसका KB से PKB आ जाएगा, PKB आपके पास आ गया। जब ये वीकली डिसोसिएट होगा, सी में सी अल्फा गया, सी अल्फा। मैंने आपको बोला कोई फॉर्मूला मत याद रखना, आपको अल्फा फाइंड आउट करना आता है K/C अंडर द रूट, तो आ गया आंसर, अल्फा आ गया। C इंटू अल्फा कर दो, OH की कंसंट्रेशन आ जाएगी, OH की कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा, POH आ जाएगा, और POH से pH आ जाएगा। कोई जरूरत पड़ेगी PKB की, नहीं पड़ी, PKB सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने क्यों सोल्व की, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत थी। अब नेक्स्ट पढ़ो, कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। अब ये अलग पार्ट है, अब इसको दोबारा सोल्व करो। NH4OH कितना, 0.1 मोलर 50 ml, ये HCl 0.1 और 25, तो क्या करेंगे, यहां पे इनके मोल्स आ गए 5 और 2.5 मिलीमोल, सोल्व करो, इसका 0, इसका 2.5, इसका 2.5, ठीक। दोनों के इक्विमोलर है, log सोल्ट अपॉन एसिडिक कंसंट्रेशन का रेशियो 1 आ जाएगा, log 1 0, POH इक्वल टू PKB, और PKB की वैल्यू आपको पता, POH 4.76 आ गई, pH इक्वल टू 14 माइनस 4.76 कितना हो जाएगा, 9.24। अब सुनो मेरी बात, ठीक हो गया, अपना बफर हो गया पूरा, कोई डाउट हो किसी को, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। सोल्यूबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या होता है सोल्यूबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखनी है, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर, यूनिट कंसंट्रेशन वाली। डिसोल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेंपरेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए कांस्टेंट टेंपरेचर में मेजर करते हैं। जब आप किसी सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर चुके होते हैं, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उससे कम कंसंट्रेशन है, अनसैचुरेटेड, उसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, और अगर आपने ज्यादा ऐड कर दिया, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। नेक्स्ट solubility product, it is a product of concentration of ions of a sparingly soluble salt या sparingly soluble solute बोल सकते हो, ठीक। salt या solute एक ही बात होती है, ठीक, क्योंकि मोस्टली salt का ही लेते हैं, बाकी आप हाइड्रोक्साइड वगैरह भी कुछ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेज टू द पावर दियर
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अरे जैसे K लिखते थे इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे ये समझो इधर सॉलिड होगा, सॉल्यूट जो होगा, और वो आयंस में जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन तो लिखनी नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है और रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देना, कर लोगे, दैट इज KSP, जैसा कि मैंने डेरिवेशन करके आपको बताया है। ठीक, अब ये देखो इनका सबका लिख रखा है, AgCl का Ag प्लस Cl माइनस की कंसंट्रेशन, BaO2 का Ba2 प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन, एल्यूमिनियम सल्फेट का एल्यूमिनियम 3 प्लस की पावर 2, सल्फेट की पावर 3, ऐसे जिरकोनियम में जिरकोनियम आयन की पावर 3 और फॉस्फेट की पावर 4, कर लोगे। नेक्स्ट, ये टाइप ऑफ सोल्ट AB टाइप सोल्ट, यानी जिसमें एक कैटायन एक एनायन बनेगा, तो क्या करेगा, ये एक कैटायन एक एनायन, इसकी S इसकी भी S, तो KSP क्या हो जाएगा, S इंटू S, S स्क्वायर हो जाएगा, S इक्वल टू अंडर द रूट KSP आ जाएगा। ऐसे ही A2B या AB2 टाइप, एग्जांपल CaCl2Na2SO4, तो ये टूटेगा A2 प्लस और 2B माइनस में, अगर इसकी S बनेगी तो इसकी 2S बनेगी, और क्या लिखोगे, KSP इक्वल टू A की कंसंट्रेशन S इंटू B की कंसंट्रेशन का पावर 2, S इंटू 2S का स्क्वायर, KSP इक्वल टू 4S क्यूब हो जाएगा, तो S कितना हो जाएगा, KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। ऐसी AB3 है, कर लोगे, S 3S है, S इंटू 3S का क्यूब, तो KSP इक्वल 27, S की पावर 4 आ गया। A2B3 टाइप करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2S और ये 3S, 2S का पावर 2, 3S का पावर 3, 108, S की पावर 5 आ जाएगा। S लिख लो, KSP अपॉन 108 की पावर 1/5। ये जनरलाइज करके बताया है। लोग बोलते हैं रट लो, रटने की कोई जरूरत नहीं, खुद सोल्व कर सकते हो। ये कितना, ये AXBY, X A के आयन देगा और Y B आयन देगा, इसका XS हो जाएगा, इसका YS। KSP इक्वल टू XS की पावर X स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और YS की पावर Y। KSP इक्वल टू X की पावर X इंटू Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y। नेक्स्ट, ये जिरकोनियम फॉस्फेट, ये ध्यान रखना, ये जेईई मेंस में आ चुका, नीट में आ सकता है कि नहीं, कर लोगे इसको, ठीक, बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। 3S की पावर 3, 4S की पावर 4, 6 9 1 2 S की पावर 7, S इक्वल टू KSP अपॉन 6 9 1 2 की पावर 1/S 7, ये जेईई मेंस ने पूछा था। नेक्स्ट, ये A2X3 टाइप दे रखा आपको, इसकी सोल्युबिलिटी पूछ रहा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा, क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू 108, S की पावर 5, तो 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 23 दिया ना, इसको 110 इंटू 10 की पावर माइनस 25 लिख लो, तो 108 और 110 लगभग बराबर है, कट जाएगा, ठीक, तो S इक्वल 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये MOS थ्राइस टाइप दे दिया 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, इसकी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस NPH पूछा आपसे, तो क्या करोगे, ये S, ये 3S, S इंटू 3S का क्यूब कितना होगा, 27 S की पावर 4, तो यहाँ पे 2.7 को 27 इंटू 10 की पावर माइनस 12 लिख दो, S आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3। ये आता मोल पर लीटर में, आपसे पूछा ग्राम में, सॉरी वॉल्यूम क्या पूछा आपसे, pH पूछा है, ये S आया है, तो OH की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 3 इंटू S, तो 3 इंटू S की वैल्यू पुट करी, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो गया, तो POH आ जाएगा 2.52, pH आ जाएगा 11.48। नेक्स्ट, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस बार pH दे दी, उससे KSP फाइंड आउट करना, pH 12 तो POH 2, OH की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2, यानी OH की कंसंट्रेशन कितना 2S कितना 10 की पावर माइनस 2, S आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, KSP आ जाएगा S इंटू 2S का स्क्वायर यानी 4S क्यूब, वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट, ये वाला देख लो, इसमें वॉल्यूम पूछ रखा है, KSP दे रखा है ना, और मोलिकुलर वेट भी दे रखा है, तो KSP इक्वल टू S स्क्वायर है, S इक्वल टू अंडर द रूट KSP, S की वैल्यू आ गई, तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 1 ग्राम बटा मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इक्वल 10 की पावर माइनस 2, सोल्व कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, इसमें ना आपको जैसे ये तो सब सेम टाइप के सोल्ट हो गए, AB टाइप के सोल्ट है, तो इनमें तो आपको क्या करना, सीधा S इक्वल टू अंडर द रूट KSP, तो जिसका KSP ज्यादा उसका S ज्यादा आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंट टाइप के सोल्ट है, तो इनमें सबका S कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, कर लोगे S कैलकुलेट। नेक्स्ट, सिमिलरली इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन टफ और कुछ नहीं है, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोलवेंट और टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी बढ़ती है, और कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होगा, सोल्युबिलिटी कम होगी कॉमन आयन की वजह से, है ना, और ओड आयन इफेक्ट की वजह से बढ़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो भाई ये NCERT की लाइंस है, यहां से असर्शन रीजन मैंने लिखा है, और ये लाइन IIT एडवांस, जेईई मेंस, एम्स, नीट आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई है। क्या है, पढ़ो, असर्शन सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड लाइक फॉस्फेट इंक्रीज एट लोअर pH, यानी एसिड्स की प्रेजेंस में वीक एसिड के सोल्ट की सोल्युबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि देखो Na3PO4 है, ये फॉस्फेट वीक एसिड का सोल्ट है, H3PO4 का,
तो ये टूटेगा 3Na प्लस प्लस फॉस्फेट आयन में। इसमें HCl डाल दो पीएच कम करने के लिए, तो HCl जैसे डालोगे ये H प्लस। अब फॉस्फेट क्या है, वीक एसिड का कंजुगेट बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, तो इसके साथ क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, H3PO4 बन जाएगा। तो फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन कम, इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। सही बात है, असर्शन सही है। रीजन पढ़ो, एट लोअर पीएच कंसंट्रेशन ऑफ एनायन डिक्रीज ड्यू टू इट्स प्रोटोनेशन। बिल्कुल सही है, एनायन यानी फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम हो गई क्योंकि इसका प्रोटोनेशन हो गया। असर्शन सही, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी सीधा कर लोगे। नेक्स्ट, ये अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीसीएल। भाई एजीसीएल वाटर में नॉर्मली सॉल्युबल है, अमोनिया के साथ क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ओडाइन इफेक्ट लगेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन NaCl के साथ Cl- कॉमन आयन हो गया, सॉल्युबिलिटी को घटाएगा। तो 3 में सबसे कम, उससे ज्यादा 1 में, और सबसे ज्यादा 2 में, क्योंकि ये ओडाइन इफेक्ट लगा रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। फिर जैसे ये दे रखा है, अब इनमें है ना, ये दो नए आ गए आपके सामने, 2 की सबसे ज्यादा, 1 की उससे कम, इन दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट में किस जिसमें ज्यादा लगेगा उसमें कम सॉल्युबिलिटी, इसमें 10⁻⁻1, इसमें 10⁻⁻2 मोलर, इसके कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो 1/3 की सॉल्युबिलिटी 4 से कम हो जाएगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड में, इसमें सेकंड की ज्यादा, फर्स्ट की कम, इन दोनों में कंपैरिजन करो, इन दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट है। यहाँ पे 10⁻⁻1 मोलर Cl- है, यहाँ पे CaCl2 क्या देगा, दोनों CaCl2 भी 10⁻⁻1 है, लेकिन ये 2 Cl- आयन देता है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻1 मोलर। इसकी Cl- आयन ज्यादा है, तो ये ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, 4 की कंसंट्रेशन 3rd से कम हो जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, solubility product of AgI दे रखा 10⁻16, वो बोल रहा है solubility of AgI in 10⁻4 मोलर KI। ऐसे क्वेश्चन में देखो, आपने KSP से सीधा solubility फाइंड आउट की, कितनी आई, 10⁻8। अब आप इसको KI की प्रेजेंस में डाल रहे हो, जिसमें I KI कितना, 10⁻4 मोलर, तो ये KI की K प्लस और I माइनस में टूटेगा, 10⁻4 मोलर आएगा, तो ये इसकी S डैश मान लो, क्योंकि कॉमन आयन से solubility कम होगी, नई solubility कम होगी, तो अब यहाँ पे Ag प्लस की तो S डैश होगी कंसंट्रेशन, और यहाँ पे I माइनस की कितनी होगी, S डैश प्लस 10⁻4। यहाँ पे S डैश को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पहले ही S इतना कम है, कॉमन आयन से और कम होगा सॉल्युबिलिटी, तो S प्लस 10⁻4 को सीधा 10⁻4 लिख दो, तो यहाँ पे KCP इक्वल टू Ag प्लस इंटू I माइनस, और यहाँ पे ये 10⁻16 है, KSP तो कांस्टेंट रहता है, ये S डैश इंटू 10⁻4 कर लोगे, ऐसे हो जाएगा सोल्व। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ये है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। फिर इसके बाद ये कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2S इन 0.1 मोलर NaOH, ये सेम क्वेश्चन है। NiOH2S टूटेगा Ni2 प्लस और 2OH माइनस में, इसकी S और 2S मान ली। अब NaOH में 0.1 मोलर देगा ये, तो Ni2 प्लस की तो S है, और OH माइनस की 2S प्लस 0.1 है, तो लो आपका कॉमन आयन से कंसंट्रेशन कम होगी, तो S को इग्नोर करो, छोटा होगा काफी, तो 0.1 आ जाएगी। कैसे पता चला छोटा होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना कम है, तो सॉल्युबिलिटी और बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक, और कॉमन आयन की प्रेजेंस में तो और कम हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी S इग्नोर कर दिया, 0.1 मान ली, तो इसकी S है, इसकी 0.1 का स्क्वायर और इक्वल टू KSP, ऐसा जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन ये है, ये छोड़ दो आप, इसमें कुछ नहीं, ये जेईई मेंस का, इसको हटा ही दो। नीट लेवल यहां तक हो गया, कर लोगे इतना, इसको इग्नोर करो। अब इसके बाद आ जाओ सीधा इस पे, आयनिक प्रोडक्ट। भाई जैसे हम इक्विलिब्रियम में करते हैं ना, K होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, अगर Q कम है K से, इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड, और Q इक्वल टू K है एट इक्विलिब्रियम, Q ज्यादा K से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। ठीक वैसा ही यहाँ पे होता है, यहाँ पे बस QSP और KSP बोलते हैं। QSP अगर KSP से कम होगा तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, और QSP इक्वल टू KSP तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। QSP ग्रेटर देन KSP है तो ज्यादा डिसॉल्व हो चुका है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या बोलोगे उसमें, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट BaSO4 इन ए सॉल्यूशन ऑफ 10⁻4 मोलर Ba2 प्लस आयन, और इसका KSP दे दिया। भाई QSP शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू KSP फॉर प्रेसिपिटेशन, तो Ba2 प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻4 और सल्फेट की पता नहीं है, वो पता होनी करनी है, KSP दे रखा है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन KSP, तो ये सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन आ गई। ठीक ऐसा ही ये क्वेश्चन है, MgOH2S का KSP दे रखा है, वो बोल रहा है कि कितने pH पे इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा 0.1 मोलर Mg2 प्लस आयन में, तो वो बोल रहा है विल बिगिन, तो QSP और KSP को इक्वल कर देना आप यहाँ पे, और इक्वल करोगे तो Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की पावर 2 इक्वल टू KSP। Mg2 प्लस का 0.1 है, ये OH की पावर 2, इसका 10⁻⁻1, OH की 10⁻5 आ गया, POH आ जाएगा 5 और pH आ जाएगा 9, यानी pH जितना 9 से बढ़ता जाएगा प्रेसिपिटेशन उतना ज्यादा होता जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आ गया, कर लेंगे।
अच्छा 8.9 पे प्रेसिपिटेशन होगा क्या? नहीं होगा। और 9.1 पे हो जाएगा, समझे ना? 9 के बाद स्टार्ट होगा। ठीक। Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.